Could you please give us your name? Jeffrey Epstein. जेफरी एप्स्टीन, जिसके काले कारनामों के बारे में आज पूरी दुनिया जानती है। लेकिन क्या है जेफरी की होल स्टोरी, चलिए डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। वो एक जूइश फैमिली से बिलोंग करता था और वो अपने पेरेंट्स के साथ ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क के सी गेट एरिया में रहता था। बचपन से ही जेफरी एप्स्टीन काफी शार्प माइंडेड था, स्पेशली मैथमेटिक्स में वो काफी अच्छा था। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसने डेल्टन स्कूल में फिजिक्स और मैथमेटिक्स के टीचर के रूप में पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी डेल्टन स्कूल से ही जेफरी एप्स्टीन की स्टोरी एक नया टर्न लेती है। एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान उसकी मुलाकात एज ग्रीनबर्ग से होती है, द सीईओ ऑफ बेयर स्टर्न्स। जेफरी की इंटेलिजेंस से इम्प्रेस होकर उन्होंने उसे एज अ फाइनेंसर हायर कर लिया। कुछ ही सालों में जेफरी ने तेजी से ग्रोथ की और 25 साल की उम्र तक वो बेयर स्टर्न्स में लिमिटेड पार्टनर बन गया था। लेकिन जल्द ही जेफरी और एज ग्रीनबर्ग का रास्ता अलग हो गया, क्योंकि जेफरी कंपनी में इनसाइड ट्रेडिंग कर रहा था, जिसके चलते उसे कंपनी से निकाल दिया गया। उसके बाद जेफरी एप्स्टीन की मुलाकात होती है लेस वेक्सनर से। उन्होंने भी जेफरी को एज अ फाइनेंस मैनेजर हायर किया। धीरे धीरे वेक्सनर ने अपनी बहुत बड़ी वेल्थ का कंट्रोल भी उसके हाथों में दे दिया, जिससे जेफरी की पावर और पैसा दोनों तेजी से बढ़ने लगे। इसी दौरान उसके कनेक्शन विक्टोरिया सीक्रेट से भी बने, जहां वो हायरिंग और नेटवर्किंग से रिलेटेड रोल में इन्वॉल्व हो गया और यहीं से उसकी लाइफ एक डार्क डायरेक्शन लेने लगी। अब मॉडल्स को हायर करने का काम जेफरी के हाथों में आ चुका था। वो ऑडिशंस के नाम पर उन्हें अपने न्यूयॉर्क मेंशन पर बुलाता था। बाद में वहां की रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि उस मेंशन पर कई बार बहुत ही यंग लड़कियां कभी कभी स्कूल यूनिफॉर्म में भी आया करती थी। इसी दौरान जेफरी की मुलाकात ग्लेन मैक्सवेल से भी होती है, जिसने उसे हाई प्रोफाइल और इलाइट लोगों से कांटेक्ट बनाने में काफी मदद की। धीरे धीरे जेफरी का सर्कल और भी पावरफुल होता गया, लेकिन दूसरी तरफ उसके मेंशन पर लड़कियों का आना रुक नहीं रहा था। फिर 2005 में एक 14 साल की लड़की ने अपने पेरेंट्स को एक डिस्टर्बिंग इंसिडेंट के बारे में बताया। इसके बाद उसके पेरेंट्स ने जेफरी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि कुछ लड़कियों को दूसरी लड़कियां ही उसके पाम बीच मेंशन तक ले जाती थी। जब उनसे पूछताछ हुई तो कई लड़कियों ने मिलती जुलती बातें बताई। धीरे धीरे ये भी सामने आया कि वहाँ काम करने वाले लोग लड़कियों को वहाँ लाने का काम करते थे और इनमें कई बार माइनर लड़कियां भी शामिल होती थी। बाद में जेफरी ने एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा, जिसे लोग एप्स्टीन आइलैंड के नाम से जानने लगे। लेकिन इस आइलैंड पर क्या होता था, इसके बारे में बताया वर्जीनिया रॉबर्ट ने। उसने बताया कि शुरू में वो जेफरी के अंडर मसाज थेरेपिस्ट का काम करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो जेफरी के अंडर फुल टाइम काम करने लगी। साथ ही जेफरी उसे अपने पावरफुल दोस्तों के साथ भी इंट्रोड्यूस करवाता था। इस प्राइवेट आइलैंड के अलावा जेफरी के पास एक प्राइवेट जेट भी था, जिसे लोलिता एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था। बताया जाता है कि जेफरी एप्स्टीन अक्सर उन लड़कियों को टारगेट करता था जो फाइनेंशियली वीक या वल्नरेबल सिचुएशन में होती हैं। धीरे धीरे जब कुछ विक्टिम्स ने आवाज उठानी शुरू की तो जेफरी के खिलाफ कई केस फाइल होने लगे। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो उसके मेंशन से ऐसी चीजें मिली जिन्होंने सबको शॉक कर दिया, जैसे फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट, हाई स्कूल रिपोर्ट कार्ड्स और यंग लड़कियों के कॉन्टेक्ट डिटेल्स। इन सब चीजों ने अथॉरिटीज के शक को और मजबूत कर दिया। अब जेफरी एप्स्टीन पर कानून का प्रेशर बढ़ने लगा था, लेकिन अपनी इन्फ्लुएंस और लीगल टीम के थ्रू उसने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करी। 2007 में उसकी लीगल टीम ने एलेक्स अकोस्टा के साथ एक डील नेगोशिएट करी। इस डील के बाद एप्स्टीन को सिर्फ 18 महीने की सजा सुनाई गई, लेकिन उसको 13 मंथ के बाद ही रिलीज कर दिया गया। जब जेफरी एप्स्टीन लगभग 13 मंथ के बाद जेल से बाहर आया तो ग्लेन मैक्सवेल ने उससे दूरी बना ली थी, क्योंकि उसका नाम भी कंट्रोवर्सीज में आने लगा था। बाहर आने के बाद जेफरी ने अपनी इमेज सुधारने के लिए हाई प्रोफाइल पार्टीज और सेलिब्रिटीज के बीच दिखना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान उसने अपने नेटवर्क्स को और एक्सपेंड किया और अलग अलग जगहों से लड़कियों को बुलाने लगा। लेकिन ये सब सिर्फ 2015 तक चला, क्योंकि उस ईयर में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए थे। अब यहीं से जेफरी एप्स्टीन के लिए मुश्किलें बढ़ने लगी। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर अथॉरिटीज ने जेफरी का पुराना केस दोबारा खोल दिया और एलेक्स अकोस्टा से भी सवाल किया गया कि किस बेसिस पे जेफरी एप्स्टीन का ये लाइफ सेंटेंस कम किया गया। इसके बाद एफबीआई ने केस की फ्रेश इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इस बार सिचुएशन काफी सीरियस थी और जेफरी के पास बचने के ऑप्शंस बहुत कम रह गए थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अलग अलग जगहों पर मूव कर रहा था और अपनी सिक्योरिटी भी बढ़ा रहा था, लेकिन एफबीआई उस पर नजर बनाए हुए थी और फाइनली 2019 में न्यूयॉर्क पहुंचते ही उसे अरेस्ट कर लिया गया। अब तक जेफरी एप्स्टीन की
सिचुएशन काफी सीरियस हो चुकी थी। कोर्ट ने उसकी बेल रिक्वेस्ट को बार बार रिजेक्ट किया। धीरे धीरे उसके जेल से बाहर आने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। इसी दौरान उसने अपनी टोटल नेटवर्थ 1953 नाम के ट्रस्ट को दे दी। जेल में वो स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी के अंडर रखा गया था, जहां गार्ड्स को रेगुलर इंटरवल्स पर प्रिजनर्स को चेक करना होता था। लेकिन एक रात ये प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हुए और अगले दिन सुबह जेल में जेफरी एप्स्टीन डेड पाया गया। कुछ रिपोर्ट्स ने इसे सुसाइड बताया, लेकिन काफी लोगों का ये मानना था कि ये एक सोची समझी साजिश थी। Some breaking news right now. Disgraced financier Jeffrey Epstein has taken his own life while he was behind bars here in New York City. Epstein was facing sex trafficking charges. तो आज का केस यहीं खत्म होता है, और अगर आपको अंकिता भंडारी का केस देखना है तो इस वीडियो पे क्लिक करें। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।